दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सुनीति सत्येंद्र राठिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम, थोड़ा सा परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम श्रीमती सुनीति राठिया जी। मेरा जन्म ग्राम देवगढ़ में हुआ और मेरा शिक्षा वहीं ग्राम देवगढ़ में 8वीं तक की और उसके बाद में मेरी जब 1992 में शादी हुई, तब शादी के बाद में हायर सेकेंडरी का प्राइवेट में यहाँ परीक्षा दी। राठिया मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपने राजनीति में कब कदम रखा, इस संबंध में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा शेयर करेंगे। देखिए, जब 1992 में शादी हुई, उसके बाद में मैं एक घरेलू महिला के रूप में रही। तब यहाँ ग्रामवासियों ने 1994-95 में मुझे जनपद सदस्य के लिए प्रेरित किया और राठिया जी ने भी मुझे प्रेरणा दी कि राजनीति में सेवा करना चाहिए। ऐसे करके तब मैं 1994-95 में जनपद सदस्य की चुनाव लड़ी और 5 साल तक जनपद सदस्य रही और उसके बाद में फिर जनपद सदस्य की चुनाव लड़ी और जनपद अध्यक्ष बनी। और उसके बाद में वह कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर जनपद सदस्य निर्विरोध बनी और जनपद अध्यक्ष भी निर्विरोध बनी। तो इस प्रकार के 3 कार्यकाल तक मैं अपने जनपद पंचायत तमनार में रही और उसके बाद में 2010 में जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ी और उसमें 2010 से लेकर के 2013 तक जिला पंचायत सदस्य रही और फिर 2013 में मुझे विधानसभा का टिकट दिया गया। और किस पार्टी से मैम, थोड़ा सा आप क्लियर नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने को टिकट दिया। फिर 2013 से 18 तक विधायक रही। मैम, आपसे हम और जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिएगा कि आपने जो है पार्टी के विभिन्न पदों पर आपने जो है अपने पद का निर्वहन किया है। क्या क्या कुछ जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिले, मैम थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे तो बेहतर। जी देखिए, मैं जनपद सदस्य जिस समय से बनी उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष का मैंने अपने तमनार में कार्य किया। उसके बाद में मंडल में पुनः उपाध्यक्ष के पद पर रही और फिर ऐसे करके कई पदों में अपने मंडल से लेकर के जिला में, वहाँ भी मैं जिला के महिला मोर्चा की अपना अध्यक्ष रही। उसके बाद में संगठन में भी मंत्री पद में रही। इस प्रकार के प्रदेश में भी प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष में रही और वर्तमान में अभी मैं महिला मोर्चा कोरबा जिले की प्रभारी हूँ और अजजा मोर्चा में प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। राठिया मैम, आपने जो है बहुत राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत विभिन्न पदों में आपने जो है पद का निर्वहन किया है। पहले की अपेक्षा अभी क्या कुछ देखती हैं, राजनीति में बदलाव क्या कुछ देखती हैं, बताएंगे? देखिए,
कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि पार्टी में, संगठन में हमेशा काम करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। और हमारी पार्टी में इस प्रकार के है कि वो कभी भी कोई भी चाहे वह महिला हो या चाहे पुरुष वर्ग हो, किसी को भी कभी भी ऐसे पद में बिठाते हैं जो कार्य कर सके और करें, लोगों के हित में काम करें। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उतार चढ़ाव निश्चित रूप से होता है, बशर्ते अपने एक प्रकार से अपने मन भावना के अनुसार में हमेशा काम करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। सुनीति जी, बताइएगा कि आपने जो विधानसभा चुनाव लड़ी और विधानसभा में किसको आपने पराजित किया था, हमारे दर्शकों को बताइए क्या? विधानसभा चुनाव 2013 में हृदय राम राठे जी के साथ में चुनाव लड़ी और उनको पराजित की। कितना जो है अधिक मत से आप जीत दर्ज की थी बताएं? 14,200 वोट से विजय की थी। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने संसदीय सचिव रहते हुए क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के लिए, थोड़ा सा मैम। जी, मैं अपने विधानसभा में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों की अपेक्षा थी। हर गांव में, हर क्षेत्र में मैंने कहीं भी ग्रामवासियों के पास जाएं तो उनके मांग के अनुसार में उनको काम देती थी। और जो हमें ऐसे लगे कि यह काम ग्रामवासियों के लिए ज़रूरी है तो निश्चित रूप से वो काम को करती। और जैसे कि हमारे लैलूंगा में महाविद्यालय, और जो अपने बेटियों के लिए, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बेटियों के लिए कुछ करूं, तो वहाँ पर कॉलेज में अपने बेटियों के लिए कन्या छात्रावास की व्यवस्था की। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि उस कन्या छात्रावास को अभी तक के माने संचालन नहीं हुआ है, शुरुआत उसका नहीं हुआ है। यह खेद का विषय है, क्योंकि अपने बेटियां, आज हजारों बेटियां उस कन्या छात्रावास में रह करके पढ़ती तो निश्चित रूप से हमारे लैलूंगा के बेटियों का विकास होता और वे कई नौकरियों में रहते। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि वो छात्रावास को आपने तो खुलवा तो दिया, वहाँ छात्रावास का जो है उद्घाटन नहीं हो पाया है, कितना दुख का विषय है। साथ में जो है मैं जो सुनने को मिलता है कि जो है छत्तीसगढ़ का एकलौता कन्या छात्रावास था उस समय जो खुला, ऐसा सुनने में आता है। उसका शुभारंभ हो गया है, बशर्ते उसका सुचारू रूप से वहाँ व्यवस्था नहीं दे पाई। अच्छा। अभी कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ भाई इतना मेहनत से जब हुआ था वहाँ कॉलेज माने हॉस्टल, तो वहाँ पर माने अभी व्यवस्था करके वहाँ शुरुआत करना था। जी मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023-24 में क्या कुछ आपका रणनीति है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव, अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बना करके चुनाव मैदान में उतारती है तो चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी में हमें निश्चित रूप से यदि टिकट देती है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ना चाहूँगी। और जो मेरे मन में अभी भी अधूरे कार्य हैं या काम हैं कि इस कार्य को मैं 5 साल मुझे दिया गया था और 5 साल में पूरा नहीं कर पाई, तो उस कार्य को कर सकूं, मेरे मन में इस प्रकार की ललक जरूर है। जी मैम, आपसे हम पूछना चाहेंगे, चूँकि हमारे दर्शकों को बता देंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रमुख मुद्दे क्या कुछ होंगे, इसको बताएंगे क्या? देखिए, मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका जो योजना है उस योजना के तहत में हम उसको मुद्दा लेकर के जाएंगे कि अपने क्षेत्र के लोगों को
जो प्रधानमंत्री आवास है उनको नहीं दिया गया। आज कितने लोगों का जो मकान बनता उस मकान नहीं बन पाया, तो उसको भी हम लेकर के जाएंगे। और साथ में जो ये छत्तीसगढ़ के जो भ्रष्टाचार सरकार है, भूपेश की सरकार है, उन्होंने एक प्रकार से हर लोग यही कहते हैं कि आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह से यह सरकार लिप्त है, इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। इस प्रकार के भावना जो बना हुआ है उस भावना को हम बरकरार रखेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं किए हैं, तो उस वादा को हम जनता के पास में याद जरूर कराएंगे। उस मुद्दा को भी हम लेकर के जाएंगे, चाहे वह महिलाओं के लिए हो। देखिए आज महिलाओं को कितना बहुत बड़ी एक प्रकार से आशा था कि आज एक कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेगी, लेकिन शराब बंद नहीं हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक कि गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाए थे कि हम 10 दिन में शराब को बंद कर देंगे, लेकिन शराब बंद नहीं हुआ। बल्कि जब कोरोना काल में उन्होंने घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया, जबकि वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखिए कितना अच्छा उनका सोच है कि उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने इंजेक्शन का व्यवस्था किया, और ताकि लोग हमारे बचत रहें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस प्रकार के उनका सोच और घर तक उन्होंने इंजेक्शन पहुंचाया। मैम आपसे हम जानना चाहते हैं, चूँकि भूपेश बघेल जी की सरकार का ये लगभग चुनावी वर्ष है, 5वां साल की ओर आगे अग्रसर है। हम 4.5 साल से जो है हम 5वें वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसको क्या मानती हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा विरोध करते आई है कि युवाओं को जो रोजगार देने की बात थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, इसको जो है 4.5 साल तक उन्होंने लागू नहीं किया। इसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, बताएंगे? जी देखिए, युवाओं को कुल मिलाकर के युवा आज हमारे देश के युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया था और आज युवाओं को घोषणा करके एक प्रकार से मैं ये कहूँगी कि आज जो उन्होंने एक योजना निकाला है और गोठान योजना, और गोठान योजना में क्या बोलते हैं, आज कहीं का भी गोठान योजना सफल नहीं है। कुल मिलाकर के आज किसान 2 रुपया में कोई भी गोबर बेचना नहीं चाहता, और उस गोबर को यदि हम 2 रुपया में बेच रहे हैं किसान, तो क्या उसी गोबर को फिर से हम 10 रुपया में खरीदना चाहेंगे? कोई किसान खरीदना नहीं चाहेंगे। तो आज देखिए किसान को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप इस खाद के साथ साथ में इसको भी आप 10 रुपये में खरीदिए, तब आपको खाद मिलेगा। तो आज युवाओं के साथ साथ में हमारा किसान भी ठग महसूस हो रहा है। और ये लोग क्या बोलते हैं, जब हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 20 रुपया में धान खरीदी करते थे, और वह चावल 1 रुपया 2 रुपया किलो में हमारे गरीब भाई बहनों को 1 रुपया 2 रुपया किलो में वो चावल देते थे। लेकिन आज की सरकार कम रेट में किसानों का माने सामग्री जो खरीदता है और वही किसानों को ज़्यादा रेट में देता है। मैम, खस्ता हाल सड़क पे संबंध क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि क्षेत्र की सड़कें बहुत ख़राब है, तो आप तमनार जाकर के देखें या तमनार से रायगढ़ तक जो जाने वाली मार्ग है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। खस्ता हाल सड़क हो चुका है, बहुत कीचड़ से सने हुए सड़क पर लोग चलने के लिए मजबूर हैं। मैम, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, यह लेलूंगा विधानसभा का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी चले जाइए तो सड़क का जिस प्रकार के माने गड्ढा है,
समझ में नहीं आता कि यह गड्ढा है कि यह सड़क है। आज अपने लेलुंगा विधानसभा में तो कहीं भी आज रायगढ़ जाने के लिए एक प्रकार से रास्ता पूरी तरह से, हमारा जो मेन रोड था वो रोड पूरी तरह से आज बंद है और लोग बाग रास्ता खोज के जाते हैं। वो तो जब मैं संसदीय सचिव थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी से बहुत निवेदन की, तब एक रोड को जो पाली घाट से आपका बंगुर सिंह रोड है उस रोड को स्वीकृति करा दिए और आज उसी में धर्मजयगढ़ के लोग हों या फिर अपना लेलुंगा के लोग हों, इधर गरगोड़ा, पूरी तरह से सभी लोग वहीं से रायगढ़ जाते हैं। तो ये जो रोड के मामला में यह सरकार पूरी तरह से फेल है और आज चुनाव आते देख मात्र अभी 4 महीना बाकी है, उसी समय में ये रोड को स्वीकृति करके अभी और उसमें गड्ढा खुदाई करके रख दिए हैं ताकि लोग और परेशान हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह सरकार जनहित में कोई काम करता है। चूँकि मैम आपका ये जो लेलुंगा विधानसभा का तमनार विकासखंड कहें, यहाँ पूरी तरह जो औद्योगिक क्षेत्र है मैम, यहाँ पर लोग जो है कई बार आंदोलन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, अनशन करने को मजबूर हो जाते हैं कि जो कोयला सत्याग्रह करने को मजबूर हो जाते हैं और उनका जो है किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। लोग जो है जन समस्या से घिरे हुए हैं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे मैम? आप लोग उनको कितना कुछ साथ दे पाते हैं क्षेत्र के लोगों को? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी समस्या आती हैं और बहुत सारे उद्योग हैं, तो समय समय में रोड के लिए भी हड़ताल कई जगह पे होना या हो चुका है और हड़ताल के माध्यम से यहाँ का जो शासन प्रशासन थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं और कहीं कहीं पर जैसे एक प्रकार से मरम्मत करते हैं और नहीं तो बिना हड़ताल किए ये लोग कुछ नहीं करते। जबकि हमारे इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ का इतना राशि जो कि जाके जमा होता है, उसमें डीएमएफ फंड बनाया गया है। उस डीएमएफ फंड से कम यदि होता तो निश्चित रूप से हमारे इस माने विधानसभा में रोड एकदम बढ़िया रहता। मैडम, आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। चूँकि आपका ये औद्योगिक क्षेत्र के होने के नाते इस क्षेत्र में जो है प्रदूषण की बढ़ती जो समस्या है, इस पर क्षेत्र के लोग हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आप लोग उनको साथ नहीं देते हैं करके। इस पर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोगों के साथ में रहते हैं। समय समय पर जब दबाव पड़ता है शासन प्रशासन को तो वे व्यवस्था करते हैं और ये जो प्रदूषण को रोकने का काम करते हैं। लेकिन ये वास्तविक है कि कुछ समय तक ही वह व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में फिर से वह थोड़ा लापरवाह होते हैं और जिसके चलते माने यह प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण को रोकना जरूरी भी है। लोग जो है डस्ट से बहुत परेशान हैं मैम। डस्ट जो है गांव किनारे पाटा जा रहा है। आपके ही पड़ोस में जो गांव है कोंजेमुरा, वहाँ के लोग जो है बहुत ही जो है त्रस्त हैं, परेशान हैं और वो लोग जा कर के जिंदल के गेट के सामने आंदोलन करना चाहते हैं। मैम, इस पर क्या कहेंगे? आप लोग ग्रामीणों का साथ देंगे? डस्ट से उनको निजात दिला पाएंगे या फिर क्या कहेंगे? बिल्कुल, यदि वो लोग माने कहीं भी इस प्रकार की हमारे मदद की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम उनके साथ में हैं। हम क्योंकि हम जनहित में काम करने वाले हैं, तो जनहित में काम करने के लिए हम कहीं भी तैयार हैं। चलिए मैम, आपने पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके हमें आपने दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और यह पंचायत टुडे हमेशा आपका दिनों दिन आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, हमारी यही शुभकामना है। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।